चमत्कारों का जमाना चल रहा है। हर व्यक्ति ज्योतिष में उपाय ढूंढने में लगा हुआ है। कोई ऑरा बैलेंस करवा रहा है, कोई देवता बैलेंस करवा रहा है, कोई तत्व बैलेंस करवा रहा है, बिना ये सोचे समझे हुए कि हम जब जन्म लेते हैं तो एक खास कुंडली लेकर जन्म लेते हैं और उस कुंडली में कुछ ग्रह मजबूत होते हैं और कुछ ग्रह कमजोर होते हैं। अमूमन तौर पे हमारे दिमाग में ये बात आती है कि जो ग्रह कमजोर हैं उसको हम मजबूत कर दें किसी उपाय से, जो सही सोच है। लेकिन उसके पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो ग्रह कमजोर है वो आपकी कुंडली से किस भाव का लॉर्ड बना हुआ है। अगर छठे का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है या द्वादश भाव का लॉर्ड है, या आपकी कुंडली के अच्छे ग्रहों से उसकी पावर ऐसे ही ज़्यादा है, वो आप कैसे समझेंगे? जब तक आप कुंडली को नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। कोई भी एक खास विद्या, कोई भी एक खास तत्व को आप पकड़ के अगर उसको बैलेंस करते हैं, जैसे एक मिसिंग नंबर के नाम पे उपाय बताए जाते हैं कि जो नंबर मिसिंग है उसके तत्व को, उसके देवता को मजबूत कर दे। अगर वो तत्व, वो देवता अगर अष्टमेश है, उसको आप अगर मजबूत करते हैं तो आपके दुख शुरू हो जाएंगे। आपका जो अच्छा समय चल भी रहा होगा वो और बुरे समय में तब्दील हो जाएगा। इसको इस तरीके से समझें कि अष्टमेश का मजबूत होना कुंडली में अच्छा नहीं होता। अष्टम भाव में बैठे हुए शनि का मजबूत होना अच्छा नहीं होता। आप ये आत्मश्लाघा पाल सकते हैं, ये खुशी पाल सकते हैं कि अष्टम में मेरा शनि बैठा हुआ है तो मेरी आयु बड़ी लंबी है। कुछ हद तक सत्य है, लेकिन आप जरा सोच कर बताइए थोड़ी देर के लिए कि बहुत लंबी आयु का आपने क्या करना है। आपकी अगर 100 साल 150 साल की अगर आयु हो जाती है, अमूमन तौर पे अभी 90 साल की 80 साल के ऊपर के व्यक्ति की भी चलने की शक्ति खत्म हो जाती है। 85 साल के 90 साल के आप अपने घर के किसी कोने में परित्यक्त रूप में पड़े हुए हैं, आपको कोई पूछ नहीं रहा है, तो ऐसे अष्टम शनि को और ऐसे मजबूत शनि को लेकर आपने अचार डालना है? मुझे ये बताइए। अमूमन लोग पूछते हैं कि मेरी आयु कितनी है। मैं तो जवाब ही नहीं देता इस बात का। मैं अक्सर बोल देता हूं कि 200 साल आयु है आपकी। करेंगे क्या जी कर, मुझे ये बताइए। आप मान लीजिए 200 साल जिएंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि ठीक 100 साल बाद आपको पहचानने वाले सभी व्यक्ति इस धरती से विदा हो चुके होंगे। आपको कोई हाय हेलो बोलने वाला नहीं होगा। आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिससे आप अपने बचपन के किस्से शेयर कर सके। आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जो आपकी इमोशन को समझ सके, आपके उस वक्त को समझ सके। न्यू जनरेशन बात थोड़ी करेगी एक सीमा के बाद आपके साथ। उसके पास वक्त ही नहीं होगा। एक तो वैसे ही कंपटीशन का जमाना, नौकरी के लिए कंपटीशन, पढ़ाई के लिए कंपटीशन। बच्चों के पास भी आजकल समय नहीं है आपको देने के लिए। वो अपनी पढ़ाई की कंपटीशन में फंसे पड़े हैं और थोड़ी और उम्र हो जाती है तो किसी मोहब्बत की कंपटीशन में फंस जाते हैं। वो कहाँ से समय देंगे आपको आकर? तो क्या करेंगे लंबी आयु का? एक जातक के तौर पे किसी भी ज्योतिष से अपनी आयु मत पूछा कीजिए। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। हर व्यक्ति एक कुंडली लेकर जन्म लेता है, उसकी एक डेस्टिनी होती है और हर व्यक्ति की डेस्टिनी में, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ चीज़ों की कमी होती है और कुछ चीज़ों की बढ़ोतरी होती है। तो जिन चीज़ों की कमी है, सबसे पहले तो कुंडली के माध्यम से ये समझना जरूरी होता है कि वो ग्रह कमज़ोर है आपकी कुंडली में, यानी जिस चीज़ की कमी है वो ग्रह अगर कमज़ोर है आपकी कुंडली में तो आप उसे क्यों मजबूत करेंगे? मान लीजिए आपके जीवन में रोग की कमी है, मान लीजिए आपके जीवन में शत्रु की कमी है, तो आप उसे मजबूत करेंगे क्या? आपने कोई तत्व देख लिए, कोई मिसिंग नंबर देख लिया और उसे मजबूत करने पे लग गए, तो आप जब तक कुंडली में देखेंगे नहीं कि वो आपके छठे भाव का लॉर्ड तो कहीं नहीं है, वो आपके शत्रु भाव का लॉर्ड तो कहीं नहीं है, तो उसे देखे बगैर अगर आप मजबूत करेंगे तो आपके जीवन में शत्रुओं की कमी थी, रोग की कमी थी, आपने उसे भी मजबूत कर दिया। अष्टमेश अगर कमजोर होता है तो क्या होता है समझिए आप। अष्टमेश अगर कमजोर होता है तो सडन एक्सीडेंट वगैरह आपके जीवन में बहुत कम होते हैं, लेकिन कमी ये होती है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलती, लगभग बहुत लोगों को नहीं मिलती। आप जरा डाटा उठा के देखिए, लोगों का जीवन पैटर्न देखिए। अष्टमेश मजबूत है
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनको मिल रही है, विभिन्न प्रकार के रोग, एक्सीडेंट भी उनके जीवन में साथ ही जुड़े हुए हैं। धन जिसके पास ज्यादा है उसके पास रोग भी है, क्योंकि द्वितीय भाव मारक है, वो रोग के भाव के साथ अगर संबंध बना लेता है तो आपको रोगी बनाता है। और मारक इंडिविजुअली भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, भले ही वो छठे भाव से संबंध बनाए चाहे ना बनाए, थोड़ा बहुत आपको मौसमी ज्वर में जरूर फेंक देता है मारक की दशा अंतर्दशा जब भी चल रही होती है। तो आपकी डेस्टिनी लेकर जो आप पैदा हुए हैं उसमें आप फेरबदल ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो आप बैलेंस करने के चक्कर में डिसबैलेंस कर देंगे। ये तत्व बैलेंस करना, देवता बैलेंस करना, ऑरा बैलेंस करना, आप बैलेंस करने के चक्कर में डिसबैलेंस कर रहे हैं अपने जीवन को। उपाय मेरी नजर में या मेरे ओपिनियन में इंसान को बहुत कम करने चाहिए। रत्न इंसान को बहुत कम पहनने चाहिए। मसलन मैं ये भी कहता हूं कि रत्न आप ना पहने तो बेहतर है, बिना मतलब के रत्न मत पहनिए। वो बहुजोगी मठ उजाड़ वाली कहावत आपने सुनी ही होगी। तो बहुजोगी अच्छे नहीं होते, उनका ना होना अच्छा है। उपायों के ऊपर इतना पिले पड़े हैं लोग, मैं बड़ा आश्चर्य होता हूं ये देखकर कि जिनके पास लगभग सब कुछ है वो भी उपाय कर रहा है और किसी बची हुई कमी को पूरा करने के लिए। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि संतोष भी एक धन है। थोड़ा संतोष रखना भी सीखिए जीवन में। आप अपनी एक डेस्टिनी लेकर पैदा हुए हैं। आप दुनिया के किसी भी उपाय से अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते। मैं सिद्धांत सहगल हूं, मैं सिद्धांत सहगल ही रहूंगा, ये मेरी डेस्टिनी है। मैं आप नहीं बन सकता। दुनिया के किसी भी उपाय से मैं अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता। हर व्यक्ति की एक डेस्टिनी है। हमारी मुख्य समस्या यह है कि जब हम सफल व्यक्तियों की तरफ देखते हैं जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिलीनियर हैं, तो हम सिर्फ उनकी चमकती हुई जिंदगी को ही देख रहे होते हैं। उस चमक तक पहुंचने के पहले उनके जीवन में जो अंधेरे थे और इस वर्तमान चमक के बावजूद उनके जीवन के जो अंधेरे हैं उसे देखने में हम नाकाम रह जाते हैं। अमिताभ बच्चन ही हमारे सामने खुला उदाहरण है कि कितने रोगों ने घेरा हुआ है उस व्यक्ति को और कितने रोगों को लेकर वो व्यक्ति अपने जीवन से फाइट करते हुए जी रहा है। जैसे इंदिरा गांधी के बारे में हम बात करते हैं तो हमें वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में ही नजर आती है। राजीव गांधी के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे ही नजर में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में उनका प्राइम मिनिस्टर का चेहरा ही आता है सामने और हम सोचते हैं कि देखिए कितना अच्छा भाग्य प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन उन दोनों का अंत लोग भूल चुके हैं, अंत के बारे में नहीं सोचते। अक्सर मैंने देखा है राजयोगों की कुंडली की व्याख्या करते वक्त इंदिरा गांधी की कुंडली को उदाहरण बनाते हैं, राजीव गांधी की कुंडली को उदाहरण बनाते हैं। तो आप सोचिए इस बात को कि चमक की तरफ हम कितना ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और सामने वाले की चमकदार जिंदगी को ही हम गिनती में ले रहे हैं। तो सीधा लब्बो-लबाब बात का मेरा ये है कि भैया किसी भी ऑरा को बैलेंस करें, किसी भी देवता को मजबूत करें और किसी भी तत्व को मजबूत करने के पहले कुंडली की विवेचना बहुत जरूरी है। बिना कुंडली की विवेचना के आप ये सब करने की कोशिश ना करें। मैं और साफ शब्दों में कह दूं कि कुंडली जो है ज्योतिष का तना है। ज्योतिष जगत में कुंडली ज्योतिष का तना है। बाकी जितने भी शास्त्र हैं, सामुद्रिक शास्त्र है, उसमें हस्तरेखा भी आती है, अंक शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है और भी कई तरह के शास्त्र हैं। ये सभी शास्त्र जितने भी हैं उस ज्योतिष के तने के शाखाएं हैं। यानी कुंडली पेड़ की जड़ है और बाकी शाखाएं हैं। आप शाखाओं के द्वारा कुंडली को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन कुंडली को दरकिनार करके सिर्फ शाखाओं के इस्तेमाल से कुंडली को मजबूत नहीं कर सकते। अभी फैशन चल रहा है कि कुंडली को दरकिनार करके बाकी सारी चीजों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अभी तो कोई आ जाएगा मुझे ज्ञान देने की आप फिर समालोचना कर रहे हैं। भैया मैं मार्गदर्शक हूं, मेरा काम मार्गदर्शन करने का है, तो मैं मार्गदर्शक का अपना रोल पूरा कर रहा हूं। मेरा काम, मेरा दायित्व आपको मार्गदर्शन देना भी है। सही क्या है, गलत क्या है, उस पे सोचने की भी जरूरत है आपको। उस पे सोचने को बाध्य करने की भी जिम्मेदारी मेरी बनती है। एक खास फोटो लगाइए मोबाइल पे, आपकी किस्मत खुलेगी। एक खास नंबर लिख लीजिए, आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मजाक चल रहा है कि कॉमेडी चल रही है या स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है? कोई एक नंबर आपकी जिंदगी की सारी इच्छाएं पूरी करने लगेगा, तब तो हो गया। आश्चर्य मुझे इस बात का लगता है कि ऐसी जगहों पर भीड़ भी बहुत लगती है।
तो किसे दोष दे, ज्योतिषियों को या जातकों को? बहुत से लोग मुझे विभिन्न तरीके की विद्याओं के बारे में बोलते हैं कि इससे ये हुआ, उससे ये हुआ, हम वहां तक पहुंचे, इस व्यक्ति ने ये बरगला दिया, इस व्यक्ति ने ये करवा दिया, इस व्यक्ति ने ये पूजा करवा दी, इतना नुकसान हो गया। तो आपका नुकसान हुआ क्यों? आप गए थे इसलिए ना हुआ? कोई आपका कॉलर पकड़ के, आपकी गर्दन पकड़ के नहीं ले गया था उन तक। आप ऐसी चीजों के पीछे लगते हैं तो ऐसी चीजें प्रमोट होने लगती हैं, क्योंकि बाजार को लगता है, पब्लिक को लगता है कि ये बिक रहा है तो मैं भी यही बेचूं। बेसिकली यूट्यूब का प्लेटफॉर्म तो बहुत गजब का बिगड़ गया है ज्योतिष के मामले में। ज्योतिष सीखना चाहते हैं लोग, आज अगर मैं कहूं किसी को कि 5 साल लगेंगे आपको सीखने में, 5 साल तक मुझसे जुड़ा रहना पड़ेगा आपको, तो सब भाग जाएंगे, कोई नहीं आएगा। और एक व्यक्ति कहेगा कि 3 दिन में मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा, उसके यहाँ भीड़ लग जाएगी, कहेंगे पहले मैं, मेरा नंबर लिख लीजिए। यार मैं ये सब देखता हूं, कितना चुप रह जाऊं, कितना खामोश रह जाऊं। मत कीजिए उल्टे पुल्टे उपाय, मैं आप लोगों के भले के लिए कह रहा हूं। आपने उपाय करने हैं, मान लीजिए किसी देवता को मजबूत करना है, किसी तत्व को मजबूत करना है, तो वो अष्टम का देवता है या नहीं, अष्टमेश है या नहीं, द्वादशेश है या नहीं, ये देख लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। कुंडली का सर्वाष्टक वर्ग बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इस मामले में कि आपका कौन सा भाव मजबूत है। कुंडली के सर्वाष्टक वर्ग को, और विशेष करके जो अष्टमेश होता है, अष्टमेश का भिन्नाष्टक वर्ग में कितने बिंदु या रेखाएं मिली हुई है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। खास 2 बिंदु बता रहा हूं आप लोगों को। रत्न धारण करने के पहले, देवता को मजबूत करने के पहले, ऑरा को मजबूत करने के पहले, तत्व को मजबूत करने के पहले देख लेना बहुत जरूरी है ये 2 बिंदु। पहला, आपके लग्नेश से 6ठे भाव के लॉर्ड, अष्टम भाव के लॉर्ड और द्वादश भाव के लॉर्ड की ताकत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और वो ताकत देखने के विभिन्न तरीके हैं, लेकिन पहला सीधा तरीका, सिंपल तरीका आपको मैं ये बता रहा हूं कि अष्टक वर्ग का जो सिस्टम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, उसमें भिन्नाष्टक वर्ग में ग्रहों की ताकत देखी जाती है। भिन्नाष्टक वर्ग मतलब सिर्फ ग्रह की ताकत देखी जाती है। दूसरा बिंदु यह है कि अष्टक वर्ग में ही सर्वाष्टक वर्ग भी होता है। सर्वाष्टक वर्ग जो है भाव के बल को परिभाषित करता है। तो सर्वाष्टक वर्ग में आपने ये देखना है कि लग्न में जितने बिंदु हैं उससे ज्यादा बिंदु 6ठे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा और उदाहरण के साथ में अगर आपको बताऊं कि लग्न में मान लीजिए 30 बिंदु है, 6ठे में 32 है, अष्टम में 34 है और द्वादश में 36 है, तो 6, 8, 12 का जो भाव है वो मजबूत हो गया आपके लग्न से। अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आपके जीवन में परेशानियां और तकलीफें ज्यादा रहेंगी, ये डेस्टिनी है आपकी। तो ऐसे ग्रहों के देवता और तत्वों को मजबूत नहीं किया जाता है, दान के माध्यम से और मंत्र जाप के माध्यम से इनको शांत किया जाता है। प्रोफेशनल सीक्रेट बताया मैंने आपको। यहाँ हमेशा लग्न भाव में सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु 6, 8, 12 से ज्यादा होने चाहिए। यानी 6, 8, 12 का जो भाव है ये कुंडली का दुखदायी भाव कहा जाता है। तो दुखदायी भाव को मजबूत नहीं किया जाता, इस बात का आपने ध्यान रखना है। आप एक डेस्टिनी लेकर पैदा हुए हैं और उस डेस्टिनी से बहुत जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ आपको नहीं करनी चाहिए। सिंपल सी बात यह है। सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ जिंदगी में बैलेंस नहीं होता है। ये बैलेंस और औरा की जो कहानियां आप लोग सुनने लगे हैं, इसमें फंस के बहुत लोग मुसीबतें उठा रहे हैं। सुनने में और कहने में अच्छा लगता है कि चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन हर चमत्कार अच्छा नहीं होता। चलिए और ज्यादा समय नहीं लेता मैं आपका, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी विषय को लेकर, और बृहस्पति के गोचर फल को लेकर बहुत जल्द मैं आ रहा हूं आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।